नमस्कार। आप देख रहे हैं एम न्यूज़ भारत, महेंद्र पाल त्यागी के साथ। और आज हम आए हैं बीआरसी पर। हम देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं और हमारे साथ अभी जुड़ने वाली हैं भाजपा की नेत्री उपाध्यक्ष हैं ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। और हम इनसे बात करना चाहेंगे कि आज यहाँ पर उपस्थित हैं और देखते हैं कि ये क्या कहती हैं, क्या बोलती हैं। अभी हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी की क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, आपका शुभ, अभी मिलते हैं इनसे। आपका शुभ नाम? वर्षा चोपड़ा। वर्षा चोपड़ा जी, आज यहाँ आपका आगमन हुआ, यह बहुत ही हर्ष की बात है, हर्ष का विषय है। तो मैं चाहूँगा कि आपसे कुछ बात करना चाहूँगा। आप यहाँ अभी, मैं देख रहा था, कुछ बता रही थी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को, और जो लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं कुछ योजनाएं बता रही थी भारतीय जनता पार्टी की। हमेशा भारतीय जनता पार्टी का ये उद्देश्य रहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो इसको साथ लेकर चलिए, इस बारे में आप क्या कहें? मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और चूँकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सफलता पूर्वक 8 वर्ष पूरे हुए हैं, इस उपलक्ष्य में आज जो है आंगनवाड़ी बहनें, स्वयं सहायता समूह की बहनों से हमारा डायरेक्ट संवाद है। और हमारे सरकार ने इन 8 वर्षों में महिलाओं के स्पेशली किया, तो सभी के लिए, महिलाओं के लिए स्पेशली क्या किया, इसके बारे में मैं आज इनसे चर्चा करने आई हूँ कि इसमें से आप बहनों ने, कितनी बहनों ने इन योजनाओं का लाभ उठाया। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे सभी बहनें लाभार्थी हैं, और लाभार्थी बहनें नहीं, आप और हम भी हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन के दौरान जब हमारा देश संकट से जूझ रहा था। अभी आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया, और महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए किया है, और हर क्षेत्र में किया है। तो मैं चाहूँगा कि महिलाओं के लिए कौन कौन सी योजना चलाई उन्होंने? महिलाओं के लिए अगर बात करें तो उज्ज्वला गैस योजना देखिए, आवास योजना देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में समृद्धि सुकन्या योजना देखिए। मतलब उसमें कि हमारी बेटियों को कोई भी दिक्कत ना हो जब वो बड़ी हों, उनकी पढ़ाई की, उनका शादी के लिए। इसके अलावा शौचालय की व्यवस्था की गई। क्या कभी किसी सरकार ने सोचा कि महिलाएं जो हैं वो खुले में जाती हैं तो उनको कितनी दिक्कत होगी? नहीं, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने सोचा। ये तो है कि महिलाएं जो थे खुले में जाती थी, और कितनी शर्म की बात थी हमारे देश के लिए, जो था, जिसे कभी भारत जो था सोने की चिड़िया कहा गया है, आज ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है। विदेशों में ये था न्यूज़ जाती है, यह बहुत ही अच्छी न्यूज़ नहीं है, ये शर्म की बात है हम लोगों के लिए। हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये किया, और इससे पहले सरकार, किसी भी सरकार ने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा। तो इसके साथ साथ अभी एक योजना चलाई गई थी पहले, इससे पहले हमने देखा था कि बहुत भयंकर बीमारी को हमने हमारे देश को घेरा था, क्या नाम था? कोरोना। तो कोरोना में क्या किया, कोविड में क्या किया प्रधानमंत्री, जरा बताइए आप एक बार। कोविड में सबसे पहले देखिए कि जब और देश भी जूझ रहे थे और हमारा देश भी इस पकड़ में आ गया था, सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छा कार्य किया कि उन्होंने सबसे पहले लॉकडाउन लगा दिया, कि जिससे कि हम किसी एक दूसरे से, कोई भी व्यक्ति संपर्क में ना आए, क्योंकि ये हमारे लिए इतना ज़रूरी था। क्योंकि आप देखिए कि जब बाहर के लोग, बाहर के विदेशों की जनसंख्या इतने कम होते हुए भी वो इतने ज़बरदस्त जूझ रहे थे, हम तो फिर 135 और 136 करोड़ है। बहन जी, लॉकडाउन तो और भी देशों में लगाया गया था, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी थी कि ये और देशों में भेजी थी, और देशों में फैली हुई थी। तो लॉकडाउन जो लगाया था वो किस प्रकार का लॉकडाउन था? हमारे यहाँ पे जो लॉकडाउन था भाई साहब, इसमें कोई भी ट्रेन, कोई भी संपर्क किसी से भी ना हो। संपूर्ण लॉकडाउन था, जो कि आज तक कभी लगा ही नहीं। आज तक का हमारे इतिहास है कि कभी हमारे बड़े सिद्धपीठ मंदिर तक नहीं बंद हुए, वो भी सबके सब कंप्लीटली लॉकडाउन में आ चुके थे। तो ये जो बीमारी यहाँ से गई और हम लोग इससे बच पाए, पता नहीं कितने लोग जो था इस बीमारी से ग्रस्त होकर के मरते। तो क्या इसको आप प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का श्रेय मानेंगे, या पब्लिक भी इसके साथ है? वो तो है ही है, लेकिन पब्लिक ने भी भरपूर साथ दिया। उन्होंने जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला वैसे ही पूरी पब्लिक करती चली गई, और इस महामारी से हम लोग सब बच गए। और इसके अलावा मैं बोलूँगी जो टीकाकरण के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में, देखिए सब लोग जानते हैं, सब लोग टीवी भी देखते हैं कि सभी जगह जो है
हर वैक्सीन के पैसे लिए गए, लेकिन एक हमारा ऐसा देश था जिसने फ्री वैक्सीनेशन दिया और 136 करोड़ की जो जनसंख्या है सबने फ्री वैक्सीनेशन लिया। तो मैं तो इस आपके इस मंच के माध्यम से भी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हर घर में वैक्सीनेशन को फ्री दिया। आज मैं भी लाभार्थी हूँ, मेरे घर में भी अगर 5 जने हैं तो मैं भी 50-60 हज़ार रुपए का लाभ मैंने भी लिया। तो इसके लिए बहुत अच्छा किया और मैं अपने जो हमारे सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनका भी आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने गुंडागर्दी जो यूपी में सबसे ज्यादा थी, बीमारू प्रदेश को आज उत्तम प्रदेश बनाने का कार्य किया। तो इसके लिए मैं अपने आदरणीय योगीनाथ जी का भी धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। एक प्रश्न मेरा और है कि आप जो था ये सशस्त्र महिला सशक्तिकरण के बारे में क्या कहना चाहेंगे? महिला सशक्तिकरण के बारे में भाई साहब मैं यही कहना चाहूंगी कि महिलाएं सशक्त तो थी और पहले भी थी और आज भी है, थोड़ा सा जगाने की जरूरत है। और आज बहनें सभी जाग रही हैं, सभी लोग जाग चुकी हैं और जैसे कि अब मैं कहना चाहूंगी कि अपने आत्मनिर्भर बन रही हैं। और चूंकि पहले के टाइम में भी थी, महिला कभी कमजोर नहीं रही है, कमजोर बना दिया गया। और आज की महिलाएं जो हैं, फिर से जब योगी और मोदी जी का राज आया तो अपने आप को 50% महिलाएं हैं हम लोग और आज अपने आप को सशक्त मान रही है। कोई महिला जो है कमजोर नहीं है, सशक्त। धन्यवाद बहन जी। यानी अभी आपने बताया कि महिला पहले भी सशक्त थी, क्योंकि हम जानते हैं कि भारतवर्ष की परंपरा रही है और महिला को देवी के रूप में पूजा गया, कहीं अष्टभुजी के रूप में, कहीं किसी रूप में, यानी महिलाओं की पूजा की गई है। और हमारे यहाँ तो ऐसा है कि सीताराम यानी लक्ष्मी का नाम जो था सबसे पहले लिया जाता है और बाद में पुरुष का नाम लिया जाता है। लेकिन कहना आपका कि महिलाएं सोई हुई थी, उनको जगाने का कार्य जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ हमारे साथ और भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्त्री हैं और पदाधिकारी भी हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। अब मेरे साथ हैं उषा उपाध्याय। उषा उपाध्याय से बात करें। उषा उपाध्याय जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि 8 साल में जो मोदी जी ने महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा काम किया, इससे पहले जितनी भी सरकार आई किसी ने भी ऐसी कोई योजना या कोई ऐसा लाभ नहीं मिला जिससे महिलाओं को लाभ मिल सके। सब सरकार आई और अपना घर भर के चली गई। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ जो था कई जिम्मेदारियां इनके ऊपर और भी हैं। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन की भी ये जिला महामंत्री हैं और क्या है ये तो मैं ज़्यादा जानता नहीं, लेकिन हाँ समझता हूँ कि बहुत जिम्मेदार व्यक्ति है और बहुत जिम्मेदार इनके साथ है। हम इनसे बात करना चाहेंगे। रजनी राणा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? यस सर, पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी और 8 साल पूरे होने पर उनको बहुत बहुत बधाई। और सरकार ने महिलाओं के लिए ऐसी ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिनका लाभ हमारी बहनें ले रही हैं। अब मैं बात करूं कि यहाँ पुष्टाहार भी सामने रखा हुआ है जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के माध्यम से लाभार्थियों को दिया जाता है। इसमें जो लाभार्थियों के दाल, दलिया और तेल है, जिनके बच्चे 3 साल तक के बच्चे हैं और गर्भवती धात्री हैं, उनको 1 किलो दलिया, 1 किलो दाल और आधी किलो रिफाइंड इन लोगों को ये दिया जा रहा है ताकि इनके अंदर कुपोषण ना हो और ये हमारा बच्चे और जच्चा बच्चा स्वस्थ रहे। अभी आपने बताया कि एक सप्लीमेंट्री तत्व हैं जो बच्चे को उसकी प्रोग्रेस के लिए, उसके पोषण के लिए दिए जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर बच्चा कुपोषित हो जाता है या गर्भवती महिला के सामने कोई परेशानी आती है तो आप उसके बारे में क्या करेंगे? आप हमारे यहाँ RBSK की टीम आती है जो स्वास्थ्य का परीक्षण करती है, बच्चों का भी करती है और बड़ों का भी करती है। अगर किसी तरह से कि कोई गर्भवती अगर एनीमिक है तो उसको रेफर कर दिया जाता है PSC पर। अगर कोई बच्चा कुपोषित है तो उसको CSC पे रेफर किया जाता है और उस बच्चे का वहाँ इलाज होता है। 15 दिन तक के लिए उसको एडमिट किया जाता है। जब तक बच्चा सही नहीं होता डॉक्टर उसको छुट्टी नहीं करते। जब आपका बच्चा नॉर्मल हो जाता है तो आपकी वहाँ से छुट्टी कर दी जाती है और रहने और खाने का भी सरकार की तरफ से पैसा दिया जाता है। एक अंतिम प्रश्न मेरा और है आपसे, यह है कि आंगनबाड़ियों के बारे में लोगों का एक ध्येय है कि आंगनबाड़ियाँ जो होता राशन कम बांटती है लेकिन खाती ज़्यादा है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए सर, आपका बहुत अच्छा सवाल है। मैं लाभार्थियों को कुछ ये भी बताना चाहूँगी कि कभी कभी क्या होता है कि लाभार्थी सपोज करो हमारे 50 हैं और हमें राशन वहाँ से 40 का मिल रहा है तो 10 तो नाराज़ होने लाजमी है। तो कुछ कारण ये भी होता है कि राशन कम मिल पाता है, तो इसलिए
हम ये अनुरोध करेंगे कि थोड़ा जो मिल रहा है आप लोगों को उसका पूरा लाभ उठाएं। धन्यवाद। अभी आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि भाई और भी इनको प्रेरित भी किया कि आप जो राशन का लाभ उठाइए, समय पर आइए और समय पर राशन लीजिए। जैसे आपने अभी एक सवाल किया कि आंगनबाड़ियों का नाम बदनाम है। जैसे कि आप जानते हैं कि आंगनबाड़ी देश की सच्ची सिपाही है। जब से बच्चा गर्भ में आता है, जब से लेकर के और जो 19 साल तक की किशोरी आपकी होती है, उसकी जिम्मेदारी सारी आपकी आंगनबाड़ी वर्कर के ऊपर होती है। इसलिए आप उस आंगनबाड़ी वर्कर की आप अहमियत समझिए। वो आपका जन्म प्रमाण पत्र, वो आपका मृत्यु प्रमाण पत्र, वो आपका स्वास्थ्य कार्ड और आपकी जांच और आपका बच्चे का ग्रोथ, आपका वजन, आपकी लंबाई कैसी है कैसी नहीं हो रही, वो पूरी जिम्मेदारी एक आंगनबाड़ी वर्कर के ऊपर है। जिस तरह से देश पे सरहद पर हमारा सिपाही हमारी देश की सुरक्षा करता है ना, उसी तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हमारे समाज की सुरक्षा करने का काम करती हैं। धन्यवाद रजनी जी, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। ये वास्तविकता है भी। वास्तविकता क्या है कि आंगनबाड़ी प्रत्येक क्षेत्र में, यानी चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र है, चाहे मतलब यानी डोज देने का क्षेत्र है, चाहे वो राशन बांटने का क्षेत्र है, चाहे जन्म तिथि का क्षेत्र है कि जन्म तिथि देनी है किसी को, चाहे BLO का है, हर क्षेत्र में जो था चुनाव की ड्यूटी है वो हर क्षेत्र में जो था एक योद्धा की तरह जो था खड़ी रहती हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि हमारी सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, हमारी सरकार इस ओर इनकी थोड़ी सी, यानी हमारी सरकार क्या बल्कि भारतीय सरकार कहूँगा कि भारतीय सरकार जो था वो थोड़ा अवहेलना है इनके और इनके मानदेय की तरफ को थोड़ा ध्यान दें तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। AM न्यूज़ भारत की तरफ से सभी का जो यहाँ पर है मौजूद है उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।